नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव की। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में छोटे बड़े सभी दल जुट गए हैं, जिसमें भाजपा भी सबसे आगे दिख रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में एक प्रभारी और 7 सह प्रभारियों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं सह प्रभारियों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री शोक्षा करंदलाजे, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर समेत 7 लोगों की टीम है। प्रदेश के साथ साथ भाजपा ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी प्रभारियों की घोषणा की है। क्षेत्र प्रभारियों में लोकसभा सांसद संजय भाटिया को पश्चिमी यूपी, बिहार से विधायक संजीव चौरसिया को ब्रज क्षेत्र, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सत्या कुमार को अवध, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सूर्य गुप्ता को कानपुर, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन को गोरखपुर और सह प्रभारी सुनील ओझा को काशी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। चुनाव प्रभारियों के नामों से साफ है कि यूपी में भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराने के लिए बड़ी योजना बनाई है और 2017 की जीत को दोहराने की कोशिश की जाएगी। तो जिन पर प्रभार है, जिन पर जिम्मेदारी है, वो चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो टीम यूपी में भाजपा के सह प्रभारी बनाए गए अर्जुन राम मेघवाल से एबीपी गंगा ने बात की। संवाददाता अविनाश तिवारी से बातचीत में उन्होंने पहले से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरीके से पिछले टारगेट को फिर से अचीव करने के लिए आप लोग काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उनमें संगठन के भी प्रभारी बनाए जाते हैं, सह प्रभारी बनाए जाते हैं, चुनाव के भी प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाते हैं। उसी श्रृंखला के तहत आज के ये जो अरुण सिंह जी ने सूची जारी की है, हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो उसी श्रृंखला का पार्ट है। जहाँ तक आपने कहा शासन, तो मैं लगातार जो देख पा रहा हूँ और महसूस कर पा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास, ये 2 ऐसे मुद्दे रहे जिनके कारण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां थी उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बेटर ढंग से योगी जी की सरकार ने किया और हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम किया। तो जब सुशासन और डेवलपमेंट तेजी से आगे बढ़ता है किसी राज्य में, तो वो सरकार रिपीट होने के उसके पूरे चांस रहते हैं। अपार जन समर्थन मिला था 2017 के विधानसभा चुनाव में, 325 सीटें आई थी गठबंधन के साथ। इस बार क्या आपको लगता है कि वही अपार जन समर्थन आप पाने में कामयाब होंगे? भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिला था, ऐसा ही समर्थन इस बार भी मिलने जा रहा है, आप निश्चित मानिए। एक आखिरी सवाल है, आपको जिम्मेदारी दे दी गई है, तो उत्तर प्रदेश प्रवास कब करेंगे? कब उत्तर प्रदेश जाएंगे और जनता से बीच में बात संवाद करेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही प्रभार दिया जाता है उसी समय से काम शुरू हो जाता है। तो अब आप निश्चित बहुत जल्दी 1-2 दिनों में देखेंगे प्रवास हमारा। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनका कहना है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर वो प्रवास करेंगे उत्तर प्रदेश में, और पिछली बार जितना जन समर्थन मिला था, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को उतना ही जन समर्थन मिलेगा। सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रभारियों को कमान सौंप चुकी है और उनके नामों का ऐलान भी हो गया। लेकिन भाजपा की रणनीति यूपी चुनाव में बूथ को मजबूत करने की है, जिसको लेकर भाजपा 11 सितंबर से बूथ विजय अभियान शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद किसी एक शक्ति केंद्र पर पहुंचकर करेंगे और वहीं से प्रदेश भर में बनाए गए 27,770 शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी का बूथ विजय अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलेगा। भाजपा के ये अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में होने जा रहा है। और विपक्षी दलों में माफिया बाहुबली की एंट्री पर बीजेपी ने ट्वीट करके
निशाना साधा है, तो चुनावी दौर में एक दूसरे पर आरोप लगाने के और सवाल उठाने के सिलसिले भी शुरू हो गए हैं। और विपक्षी दलों में माफिया बाहुबली की एंट्री पर बीजेपी ने ट्वीट करके निशाना साधा है। देखिए, ट्वीट किया गया है यूपी बीजेपी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है @BJP for UP, उसमें ये ट्वीट किया गया है और हैशटैग है मोस्ट वांटेड मोस्ट वेलकम। सपा, AIMIM, बसपा और कांग्रेस की बात कही गई है। सपा में वेटिंग लिखा गया है, AIMIM में ओपनिंग लिखा गया है, बसपा में ज्वाइनिंग लिखा गया है और कांग्रेस वॉचिंग लिखा गया है। और ऊपर लिखा है यूपी चुनाव प्रत्याशी साक्षात्कार। तो कुल मिलाकर सभी दलों को निशाने में लिया गया। भाजपा मिशन 2022 में यूपी चुनाव के लिए कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसको लेकर पार्टी ने पीएम मोदी के यूपी दौरे पर तय कर लिया है, जिसके तहत सबसे पहले 14 सितंबर को अलीगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उनके नाम से शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 26 सितंबर को लखनऊ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी का इस बार की दीपावली पर अयोध्या का कार्यक्रम तय है। 4 नवंबर को अयोध्या में होंगे और रामलीला के मंचन में भी हिस्सा लेंगे। इधर दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पधार रहे हैं। इसे सुनकर मैं उत्साहित हूं। मुझे लगता है कि इस बार 50 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या की रामलीला का मंचन देखेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आप तो वैसे भी अयोध्या से बड़ा लगाव है, आपका जुड़ाव है और अयोध्या की रामलीला में हमेशा आप पात्र की भूमिका में नजर आते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि दीपावली के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अयोध्या जाएंगे और अयोध्या की रामलीला का मंचन भी देखेंगे। देखिए, हम लोगों ने जिस उद्देश्य से अयोध्या जी में रामलीला शुरू की थी कोविड काल में, वैसे तो रामलीला वहाँ पहले से भी होती है, लेकिन कोविड काल में पूरे देश के बड़े बड़े सुपरस्टार्स मिलकर के और दिल्ली की एक संस्था है उसने रामलीला करना शुरू किया। उसको 16 करोड़ लोगों ने देखा। इस साल हमारा टारगेट 50 करोड़ तक जाने का है। अब वो पूरा हो जाएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी राम की संस्कृति, भारत की संस्कृति और मर्यादा की संस्कृति में विश्वास करते हैं। तो हम सब के लिए भी उतनी खुशी का बात है जितना आपके लिए और ABP के देख रहे दर्शकों के लिए खुशी का बात है। मैं समझता हूं कि अयोध्या से होने वाली रामलीला अब इस बार ऐतिहासिक हो जाएगी जब प्रधानमंत्री जी रामलीला के दौरान वहां पहुंचेंगे। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मिशन 2022 का आगाज कर दिया है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के सभी मंडल कोऑर्डिनेटर और 475 जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 45 मिनट तक बैठक को संबोधित किया। बसपा का मिशन 2022 का दूसरा चरण 9 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके अलावा बसपा काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में एक बड़ा श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी करेगी, जिसमें मायावती ने सभी मंडल कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को लखनऊ लाना है। माना जा रहा है कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम के जरिए बसपा अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। बीएसपी मिशन 2022 में पूरी तरह से जुट गई है। कल लखनऊ में मायावती ने इसका आगाज किया और आज पार्टी कार्यालय पर जो कोऑर्डिनेटर हैं अलग अलग मंडलों के, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी एक बैठक बुलाई गई थी। हमारे साथ मुनकाद अली हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। मुनकाद जी, क्या कुछ कहा बहन जी ने? आज जो हमारी पार्टी का संगठन का कार्य चल रहा है बूथ स्तर तक, वो कंप्लीट हो चुका है। आदरणीय बहन जी का निर्देश है कि उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करिए, वो निर्देश दिए हैं। उसके साथ साथ 9 तारीख को जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि है, जो हम मंडल स्तर पर उस कार्यक्रम को करते थे, तो उसे लखनऊ पहुंचकर करने के लिए। वो तो आपका सेकंड फेज है। खुद मायावती ने कल ऐलान किया था कि 9 तारीख को सब लोग आएँ, यानी आपका दूसरा चरण अब 9 तारीख को शुरू होगा मिशन 2022 का। वो आदरणीय बहन जी बता चुके। अच्छा, ये बताइए कैंडिडेट कौन होगा? इस पर कोई रिपोर्ट ली है बहन जी ने, मायावती जी ने इस पर कोई रिपोर्ट ली आप लोगों से? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और कैंडिडेट हर जगह हर सीट पे हमारे पास तैयार। कब तक घोषित करेंगे आप लोग, क्योंकि कोऑर्डिनेटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है बीएसपी में? धीरे धीरे जहाँ फाइनल हो रहे हैं वो डिक्लेयर हो रहे हैं पूरे प्रदेश में।
तो ये आपने सुना क्या कहना है मुनकाद अली का, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, बैठक में शामिल थे। तकरीबन 1 घंटा ये बैठक चली है और आज आगामी जो रणनीति यानी जो सेकेंड फेज शुरू होगा बहुजन समाज पार्टी का, उस पर रणनीति बनी है। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ अनवर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी 10 और 11 सितंबर को यूपी इस दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो कई जगहों पर बैठकों में हिस्सा लेंगी। प्रियंका गांधी ने यूपी दौरे से पहले ही सरकार पर हमला तेज कर दिया है। प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू और वायरल फीवर को लेकर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ब्रांडिंग, पोस्टर और होर्डिंग वाली सरकार है। साथ ही प्रियंका ने 2022 विधानसभा चुनाव में किसी भी संगठन से गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जिस तरह से उनका संगठन तैयार है उससे उन्हें नहीं लगता कि गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। और सुल्तानपुर में वंचित शोषित समाज के सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे ओवैसी ने AIMIM को मजलूमों की आवाज उठाने वाली पार्टी बताया। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और यहां हर जाति का अपना एक दल, एक नेता है, लेकिन मुस्लिम समाज ने आज तक अपना नेता नहीं बनाया। इसीलिए हम मुसलमान का नेता बनना चाहते हैं, क्योंकि जिस समाज का नेता होगा उसी की बात सुनी जाएगी। क्योंकि आज तक मुसलमान सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की कठपुतली बनकर अपना वोट उन्हें सौंपता रहा। इस दौरान ओवैसी ने सपा, बसपा, कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मजलिस यही चाहती है कि आपके दरमियान में किसी को एक नेता बनाया जाए, आपकी एक सियासी लीडरशिप को, क़यादत को मजबूत किया जाए, जो इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से आजाद हो। और यही वजह अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत, मेरी बात को आप जान लो, भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को, उसकी तकलीफ को, उसकी मुश्किल को सुना जाएगा। हकीकत यह है कि उस समाज का नाम मुसलमान है जिसके पास ना उनका कोई नेता है, ना उनके पास अपनी कोई सियासी क़यादत है। और अलीगढ़ में लोधो में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जहां पर शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर तैयारियां देखने मुख्यमंत्री अलीगढ़ पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया। दरअसल 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। उनके दौरे और विश्वविद्यालय को लेकर उन्होंने बैठकें और निरीक्षण किया। कहा कि अब अलीगढ़ को सिर्फ ताला नगरी ही नहीं बल्कि पढ़ाई के नाम से भी जाना जाएगा। बढ़ते गैस सिलेंडर दामों के विरोध के लिए कांग्रेस मंत्री दीपक सिंह ने अनोखी मांग रखी। उन्होंने व्यवस्था अधिकारी को पत्र लिखकर मंत्री आवास में चूल्हा लगवाने की मांग कर डाली। उन्होंने पत्र में कहा कि महंगे गैस सिलेंडर से बचने के लिए सभी विधायकों के आवास पर लकड़ी और कोयला का चूल्हा लगाने की व्यवस्था की जाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहले लोगों के धुएं से आंसू निकलते थे, सरकार ने अब तो महंगाई से लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। इसलिए महंगे गैस सिलेंडर से निजात पाने के लिए बहुखंडीय मंत्री आवास में व्यवस्था अधिकारी को पत्र लिखकर यहां पर कोयले से और जलौनी की लकड़ी संचालित होने वाले चूल्हे के लगाए जाने का लिए कहा है। उम्मीद है जल्दी चूल्हा लगेगा। और जिस तरह से प्रदेश की जनता, देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, आंसू बहा रही है, तो कम से कम महंगाई से बचेगी, शुद्ध खाना बनाएगी और महंगाई से निजात पाएगी। और यूपी सरकार अब प्रदेश भर के पुलिस कर्मियों को स्क्रीनिंग करने जा रही है। इसको लेकर एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने सभी जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नर्स को आदेश पत्र भेजे हैं। पत्र में साफ कहा गया है कि 30 मार्च 2021 को 50 साल या इससे ज्यादा उम्र के पुलिस कर्मियों को सेवा से मुक्त करना है। साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर छटनी के निर्देश भी दिए गए हैं। भ्रष्ट, दागी, अनुशासन तोड़ने वाले पुलिसकर्मी राडार पर रहेंगे। ये जो आदेश है वो शासन के मूल आदेश वर्ष 1985 में ये आदेश हुआ था कार्मिक विभाग का, जिसके तहत 50 साल के ऊपर के जो सरकारी कर्मी होते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर एक साल की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि लोग ज़बरदस्ती या जबरन तरीके से रिटायर कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बार फिर से पुलिस महकमे के भ्रष्टाचारी और दागदार पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की जा रही है। इस सूची में
50 साल की उम्र पूरी कर चुके ऐसे पुलिसकर्मियों के नाम होंगे जिनकी ACR लाल निशान से रंगी हुई है। यानी जो पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार तथा अन्य मामलों में लिप्त रहे हैं, ऐसे पुलिसकर्मी जो अनुशासनहीन या अयोग्य हैं, ऐसे पुलिसकर्मी जो काम नहीं करना चाहते। ADG स्थापना ने सभी जिले के पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को पत्र लिखकर 30 नवंबर तक ऐसे पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग करके एक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को घर का रास्ता दिखाया जाएगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के फरार बेटे विष्णु मिश्रा की तलाश में STF की टीम ने छापेमारी की। STF वाराणसी की टीम को जानकारी मिली थी कि विष्णु मिश्रा भदोही के अनापुर ग्राम प्रधान के घर पर मौजूद है और इसी इनपुट पर STF दबिश देने पहुंची थी, लेकिन विष्णु हाथ नहीं लगा। टीम को छापेमारी के दौरान 9 mm की एक पिस्टल बरामद हुई। आपको बता दें कि आगरा जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा पर रिश्तेदार ने दुष्कर्म सहित प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का केस दर्ज कराया है, जिसमें उनका बेटा विष्णु भी नामजद है। लेकिन विष्णु पिछले 1 साल से फरार चल रहा है। मामले की जांच वाराणसी STF कर रही है। यूपी में इन दिनों बुखार का प्रकोप जारी है। डेंगू और वायरल बुखार से शहर के हालात एक जैसे हैं। धीरे धीरे डेंगू और वायरल अपने पांव पसार रहे हैं। 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बुखार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। तो डेंगू का प्रकोप है, डेंगू वार्ड भर चुके हैं। और नोएडा की बात करें तो जिला अस्पताल में 55 बेड को रिजर्व किया गया है। आज 5 बच्चों की मौत फिर से हुई है। 100 से ज़्यादा बच्चे बीमार हैं। जिला अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में 5 बच्चों की आज फिर मौत हुई। प्रयागराज में भी अब ये बुखार पांव पसार रहा है। फिरोजाबाद में वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। गांव गोकुल के नगला और मुस्ताबाद में 5 बच्चों की वायरल बुखार से मौत हो गई। नगला में 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं, जिन्हें अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम नदारद दिखी। गांव के लोगों का कहना है कि गांव में जलभराव और कीचड़ की हमेशा समस्या रहती है, जिसके कारण वायरल बीमारियां फैलने का लगातार डर बना रहता है। और बात सिद्धार्थनगर की, जहां पर नदियों का जलस्तर तो कम हो गया, लेकिन संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया। आलम यह है कि जिला अस्पताल में ज्यादातर संक्रामक बीमारियों के मरीज आ रहे हैं। वायरल बुखार के मरीजों में ज्यादातर बच्चे हैं। हालत यह है कि जिला अस्पताल में पीडियाट्रिक वार्ड मरीजों से भर गया है। इसी महीने में अब तक 67 मरीज आए हैं, जिनमें से 10 को रेफर किया गया है और 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। नवंबर माह में लगभग पर डे लगभग 15 से 20 मरीज इमरजेंसी में डेली आ रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर वायरल फीवर और हाई ग्रेड फीवर, एनीमिया, सीजर, निमोनिया और सांस लेने की तकलीफ से आ रहा है। क्या स्थिति है अभी? कितने मरीज आपके यहाँ PCU में कितने एडमिट हुए? इस टाइम तो अभी हम आज मॉर्निंग वाराणसी में तीज पर्व को के लेकर रौनक दिख रही है। श्रृंगार के सामान से बाजार सज गए हैं। लोग भी तीज की खरीदारी करते नजर आए। आपको बता दें कि विवाहित स्त्रियां सुहाग की लंबी उम्र के लिए तीज व्रत रखती हैं। मान्यता के मुताबिक माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इस व्रत को रखा था, इसलिए विवाहित महिलाएं सुहाग की लंबी उम्र के लिए तीज व्रत रखती हैं। तीज पर्व को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। आप देखिए, इस वक्त हम लहुराबेर स्थित जो बाजार है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको सुहाग के सारे सामान दिखाई देंगे। यहाँ पर महिलाएं सुहाग के सामान को खरीद रही हैं और अपने इस तीज व्रत को मनाने की तैयारी में हैं। तो महिलाओं से भी जान लेते हैं इस व्रत का उत्साह किस तरह का होता है। श्रृंगार का सामान बेच रहे हैं तीज का व्रत का। तीज व्रत की महत्ता क्या होती है? अरे बस तीज व्रत का महत्ता ये होता है कि शंकर जी पार्वती जी का पूजा किया जाता है। व्रत रहते हैं लोग, उनकी तपस्या से पूजा होता है। पार्वती जी की हैं, वही भाई परंपरा चला जा रहा है, सब लोग कर रहा है। ये जो है लोग अपने जो है सुहाग के लंबी उम्र के लिए जो है लोग ये व्रत रखते हैं और सारे श्रृंगार का जो है सामान जैसे चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, महावर है, ये सारी चीज़ें खरीदी जा रही हैं। हरितालिका तीज व्रत कथाएं बाजार में बेची जा रही हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बेची जा रही है। तो पूरे बाजार में रौनक दिखाई दे रही है। महिलाएं इस व्रत को करने के लिए, चूँकि इस पूरे व्रत में श्रृंगार और इसके साथ भगवान शिव और माता पार्वती के व्रत कथा का खास महत्व है, तो महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, खरीदारी कर रही हैं और इस त्यौहार को मनाने की तैयारी जोरों पर।